बिहार की शिक्षक भर्ती में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी अथवा नहीं आएगी, तो कब तक आएगी और इसका कट ऑफ कितना जाएगा, इसको लेकर के लगातार आप लोग के कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं। इसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करने जा रहे हैं, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बिहार में इस समय शिक्षक भर्ती को लेकर के जो स्थिति परिस्थिति है उसको आप समझेंगे तो पूरा खेल आपको समझ में आएगा कि सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर के क्या कुछ काम चल रहा है। जैसा कि आप लोग ने देखा होगा कि जो भी विपक्षी पार्टी है बिहार में, वो शिक्षक भर्ती को लेकर के इसमें विसंगतियों को लेकर के जो समय समय पर मामले प्रकाश में आए कि बीएड अभ्यर्थी इसमें काउंसलिंग करा लिए हैं, समय समय पर ये सभी चीज़ें कि इनका मेरा इतना नंबर था, इससे कम कट ऑफ गया है, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो इन सभी मुद्दों को लेकर के लगातार वहाँ की जो सत्ता पार्टी है उसको घेरने की कोशिश कर रही है। और जो सत्ता पार्टी है वो लगातार इन सभी चीज़ों पर सोशल मीडिया पर अपने पक्ष को रख रही है कि कितने साफ सुथरे तरीके से परीक्षा का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा कि जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को नौकरी देने की बात चल रही थी, उस पर कि विपक्षी पार्टी मुद्दा बना रही है कि दूसरे राज्य के कैंडिडेट को ज़्यादा मौका दिया गया है, बिहार के कैंडिडेट को कम मौका दिया गया है। अभी आपने हाल ही में बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो ट्वीट किया गया उसमें आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने ये दावा किया कि 12% केवल अदर स्टेट कैंडिडेट को मौका मिला, बाकी 88% सीटों पर बिहार के कैंडिडेट को चयन मिला है। मतलब कि ये मुद्दा ऐसा हो चुका है जिस पर ना सिर्फ विपक्ष बल्कि पूरी सत्ता पार्टी भी ध्यान दे रही है, क्योंकि ये मुद्दा चुनाव से जुड़ा हुआ है। और इतने बड़े स्तर पर जो 10 लाख नौकरियों का वादा किया गया था सरकारी विभाग में, उसमें सबसे ज़्यादा जो भर्ती दी जा रही है वो शिक्षा विभाग में दी जा रही है। तो जाहिर सी बात है इस पर चर्चा विमर्श होगा ही होगा, और इस वजह से सत्ता पार्टी भी इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेकर के चल रही है। अब आते हैं सेकेंड मेरिट लिस्ट पर, ध्यान दीजिएगा। ये लगातार मामले उठ रहे हैं विपक्षी पार्टियों के माध्यम से कि जो फेल कैंडिडेट हैं उनको फिल्टर आउट किए बिना ही रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब राज्य सरकार यहाँ पर ये दावा कर रही है, बीपीएससी ये दावा कर रही है कि हमने उनको औपबंधिक रिजल्ट दिया है, अभी उनका फिल्टर का काम जारी है और उनको फिल्टर करके पद जो खाली होंगे उन पर हम लोग सेकंड मेरिट लिस्ट देंगे। ये सभी बातें मीडिया में हैं। तो अब बाद में अगर सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आती है तो ये तो सवाल जरूर उठेगा ना कि ऐसा थोड़ी है कि सीटेट जितने भी अपीयरिंग कैंडिडेट थे जिनको फिल्टर आउट नहीं किया गया, क्या एक भी कैंडिडेट उसमें छांटा नहीं गया? ऐसे सवाल उठ सकते हैं भविष्य में जाकर के। इसको लेकर के राज्य सरकार और बीपीएससी पहले ही सेफ खेलना चाहेगी, और इसका एक ही मात्र तरीका है कि इस सभी मुद्दे को शांत करने का कि सेकंड मेरिट लिस्ट दे दिया जाए। अगर सेकंड मेरिट लिस्ट दे दिया जाता है तो ये सभी चीज़ों पर कि कोई भी हमें ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला जो कि काउंसलिंग के दौरान गलत पाया गया और उसकी सीटें वैकेंट हो गई, इसका एक ही तरीका है कि सेकंड मेरिट लिस्ट दे दिया जाए। और इसके संबंध में आपने बीपीएससी के चेयरमैन का अगर आज से 2-3 दिन पहले का इंटरव्यू देखा होगा तो उन्होंने उसमें साफ तौर पर यह एक्सेप्ट किया कि हमें शिक्षा विभाग से लेटर प्राप्त हो चुका है। उसमें उन्होंने 5 से 7 हज़ार सीट का जिक्र किया था जो कि सेकंड मेरिट लिस्ट के अंतर्गत आ सकती है, 5 से 7 हज़ार सीटों के बारे में। और साथ ही साथ उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि 5 से 7 हज़ार सीटों के सापेक्ष अगर ये जो सेकंड मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी उसमें अगर सभी कैंडिडेट अगर नहीं सीटों को ऑक्यूपाई करते हैं और कुछ कैंडिडेट गलत तरीके से अगर आ गए हैं और उनको फिल्टर आउट किया जाता है तो उस बचे हुई सीटों पर फिर से थर्ड लिस्ट निकाली जाएगी। तो ये तो कंफर्म है 100% कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, चाहे आज आए, कल आए, 2 दिन बाद आए या फिर 1 महीने बाद आए, लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है और मोस्ट प्रोबेबल है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी ही आएगी। ठीक है, अब आते हैं कि मेरिट कितना डाउन जाएगा। देखिए, जो आंकड़ा उन्होंने बताया है 5 से 7 हज़ार, अगर इतने ही सीट पर सेकंड मेरिट लिस्ट आती है तो ध्यान से समझिएगा 5 से 7 हज़ार पर्टिकुलर किसी एक कैटेगरी की बात नहीं है, वो सभी कैटेगरी में जो कैटेगरी वाइज अभ्यर्थी अवेलेबल नहीं हुए होंगे उन्हीं कैटेगरी वाइज सीटों का वितरण होगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो महिला का सीट है वो मेल को दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके लिए बाकायदा जितनी भी अगर आप देखेंगे उर्दू में, बांग्ला में आप देखेंगे कि वहाँ पर फीमेल के लिए कैंडिडेट नहीं मिली है SC ST में, तो वहाँ पर NA लिखा गया है। तो अगर इस प्रकार की चीज़ें करनी होंगी तो सबको मौका दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल सामान्य वाले में मौका दिया जाएगा। तो महिलाओं के सीट पर तो पुरुष तो नहीं आने वाले हैं, कम से कम ये तो तय है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात कर लें हम लोग कि कैटेगरी वाइज जब 5 से 7 हज़ार सीटों का वितरण होगा तो किस कैटेगरी के कितने बच्चे काउंसलिंग के दौरान सीटों को छोड़ दिए हैं ये भी अभी
अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है, किसी को नहीं पता है। लेकिन आपको ये चीज़ जरूर समझना होगा कि जो दो प्रकार से सीटों का वितरण है कैटेगरी वाइज, जैसे फीमेल का तो अलग रख लीजिए, और ओपन सीट है जिस पर मेल और फीमेल दोनों जा सकती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे यूआर का है तो यूआर में एक फीमेल कैटेगरी है और एक यूआर कैटेगरी है। तो यूआर फीमेल वाला जो है उसमें केवल फीमेल जाएगी, और यूआर कैटेगरी है उसमें मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं। जैसे यूआर का जो नॉर्मल वाला यूआर है जिसमें मेल फीमेल दोनों जा सकते हैं, उसका अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो 67 नंबर गया है, और यूआर फीमेल का जो कट ऑफ गया है वो कितना गया, 57 नंबर गया है। तो अब अगर यूआर से सीट खाली होती है, ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यूआर से सीट खाली होती है जिसमें मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं, तो उसका डायरेक्टली लाभ सिर्फ बॉयज को मिलेगा, यूआर कैंडिडेट को। क्यों? क्योंकि 67 नंबर यूआर का जो गया है वो सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद से किसी कैटेगरी में भी उतना नंबर नहीं है कट ऑफ नंबर, या फिर महिला यूआर का भी उतना कट ऑफ नंबर नहीं है। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट होंगे उनको डायरेक्टली इसका लाभ मिलेगा, उसमें फीमेल अब नहीं जा सकती, क्योंकि फीमेल का तो आप मान लीजिए कि यूआर में 57 नंबर तक चयन हो चुका है, तो 57 नंबर तक तो आप मान लीजिए कि फीमेल जाएगी ही नहीं यूआर में। ये चीजें आप समझ पा रहे हैं, यूआर फीमेल में 57 नंबर तक चयन हो चुका है, यानी कि 57 नंबर जिनका भी है फीमेल में वो ऑलरेडी चयनित है, तो वो ओपन सीट पर तो जाएंगी नहीं। तो ओपन सीट जो है यूआर में वो सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट को उसका लाभ मिलेगा, और साथ ही साथ जो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट है वहां पर कैटेगरी वाले अभ्यर्थी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि कैटेगरी वाले अभ्यर्थी का कट ऑफ जो है वो इससे नीचे है, यानी उससे 67 से नीचे जितना भी कैटेगरी में कट ऑफ गया है उतने नंबर तक ऑलरेडी कैंडिडेट चयनित हो चुके हैं। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, जैसे कि ओबीसी की बात कर लीजिए, एससी की बात कर लीजिए, एसटी की बात कर लीजिए, तो फीमेल का प्रत्येक कैटेगरी में जो ओपन वाला, जैसे ओबीसी, एक तो ओबीसी ओपन हो गया जिसमें मेल और फीमेल दोनों जा सकती हैं, और एक ओबीसी फीमेल हो गया। इसी प्रकार से एसटी एक ओपन हो गया और एसटी एक फीमेल वाला हो गया। तो एसटी फीमेल या फिर किसी भी कैटेगरी में आप देखेंगे फीमेल का कट ऑफ ओपन वाले से ज़्यादा है। इसका मतलब कि ये तो तय है कि अब ओवरलैपिंग नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा, अब महिलाओं का पुरुषों के सीट पर ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि महिलाएं जो है वो ऑलरेडी जो ओपन सीट है उससे नीचे नंबर पर चयनित हो चुकी हैं। तो इसलिए अगर अब कट ऑफ डाउन जा रहा है तो सीधे तौर पर इसका लाभ किसको मिलेगा, बॉयज को मिलेगा, मेल कैंडिडेट को मिलेगा। ठीक है, और अगर फीमेल की सीट खाली होती है तो उसमें तो कोई सोचने समझने वाली बात ही नहीं है, फीमेल पर तो फीमेल ही जाएगी। तो ये तो चीज़ें कंफर्म है। ठीक है, तो देखना ये होगा कि किस प्रकार की सीट खाली हो रही है। अगर फीमेल की सीट खाली होती है तो उसका डायरेक्टली लाभ फीमेल को मिलेगा, और यूआर मतलब कि ओपन वाले में सीट खाली हो रही है तो उसका डायरेक्टली लाभ मेल को मिलेगा। चाहे आप रिजर्वेशन के अंतर्गत ओबीसी में जो ओपन वाली सीट होती है, एससी में जो ओपन वाली सीट होती है, एसटी में जो ओपन वाली सीट होती है, उसमें अगर सीट खाली होती है तो डायरेक्टली उसका लाभ बॉयज को मिलेगा, मेल कैंडिडेट को मिलेगा, और अगर फीमेल वाले में खाली होती है तो फीमेल को मिलेगा। उम्मीद करता हूं आप समझ में आ रहा होगा आपको कि ओवरलैपिंग अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ओपन सीट है उससे बहुत ज्यादा डाउन फीमेल का ऑलरेडी कट ऑफ जा चुका है, यानी कि ओपन से बहुत नीचे फीमेल ऑलरेडी चयनित है। तो अब ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं होगा। यानी अब जो सीट खाली होगी वह मेल अपने मतलब कि मेल ओपन सीट पर चले जाएंगे और फीमेल कैंडिडेट वो अपने ही सीट पर रहेगी। अब ओवरलैपिंग नहीं होगा सेकंड मेरिट लिस्ट में। तो ये सभी जो आंकड़े चल रहे हैं 5 से 7 हज़ार, जब एग्जैक्ट किस कैटेगरी में कितना सीट बचा हुआ है, और साथ ही साथ 5 से 7 हज़ार सीटों पर ये सेकंड मेरिट जारी होगी या फिर कम पर जारी होगी या फिर अधिक पर जारी होगी, इन सभी फैक्टर्स पर ये सभी बातें डिपेंड करेंगी। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि जो कट ऑफ लिस्ट जारी की गई है उसमें डेट ऑफ बर्थ का भी कट ऑफ है। तो सबसे पहले तो उनको मौका मिलेगा ना जो डेट ऑफ बर्थ से छटे हुए हैं, तो उनसे अगर बचता है तब जाकर के जो कट ऑफ है वो नीचे जाएगा। मान लीजिए जैसे यूआर आप ओपन सीट वाला देख लीजिए यूआर का, तो उसमें 1986 लास्ट कैंडिडेट का चयन हुआ है। तो 1986 से लेकर के 2002-2003 तक जो कैंडिडेट हैं, इसमें जो 67 नंबर पाए होंगे पहले उनका चयन होगा, और सभी अगर सेलेक्ट हो जाते हैं, उतनी सीट होती है कि सभी सेलेक्ट हो जाते हैं और फिर भी सीट बच गई, तब जाकर के कट ऑफ कितने पर जाएगा, 66 पर जाएगा। और इसी प्रकार से सभी कैटेगरी में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो सीटें खाली हो रही हैं वो सबसे पहले उन अभ्यर्थियों को इसका डायरेक्टली लाभ मिलेगा जो कि डेट ऑफ बर्थ की वजह से छटे हुए हैं। उसके बाद से अगर उसके बाद भी सीटें खाली हो जाती है तो मेरिट डाउन करना पड़ेगा, और मेरिट डाउन करेंगे तो जो ओपन वाली सीट है उस पर केवल मेल जाएंगे, और जो फीमेल वाली सीट है उस पर केवल फीमेल जाएंगी। मतलब कि अब ओपन पर मेल और फीमेल वाली सीट पर केवल फीमेल होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।